नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिंतन शिविर में शामिल होने सांसद दीपक बैज, सांसद ज्योत्सना महंत और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा रवाना हो चुके हैं। चिंतन शिविर को लेकर सांसद दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत समय बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा होगी। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन भी मिलेगा। इस सरकार ने जहां प्रधानमंत्री बनने से पहले कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की हम संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, लेकिन अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को बेचने के लिए देश की हर संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पूरी सरकार ने महंगाई कम करने का उल्लेख नहीं किया। लगातार गैस सिलेंडर आसमान की रेट छू रही है। इस सरकार ने जहां प्रधानमंत्री बनने से पहले कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की हम संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, लेकिन अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को बेचने के लिए देश की हर संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पूरी सरकार ने महंगाई कम करने का उल्लेख नहीं किया। लगातार गैस सिलेंडर आसमान की रेट छू रही है। पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि हो रही है। गरीबों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है सरकार। माननीय सभापति, राजस्थान के उदयपुर में 13, 14 और 15 को चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में पूरे देश भर के कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल होंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होने जा रहा हूँ, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अच्छा, ठीक। आज दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में पूरे एआईसीसी के लोग राहुल जी के नेतृत्व में सब ट्रेन से बैठ के जाएंगे और रास्ते भर चर्चा भी होगी, क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के सब साथ में रहेंगे, तो सोने से पहले तो सबसे मुलाकात हो भी जाएगी ट्रेन में। और कल से ही सब असेंबल होंगे, चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। जो 400 डेलीगेट आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी, जिसमें जैसा कि मैं कल भी बताया था। भारतीय जनता पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब बीजेपी नए चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बागी नेताओं को अब बीजेपी फिर से पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। 2018 में पार्टी के खिलाफ जो नेता चुनाव लड़े हैं, ऐसे नेताओं को अब पार्टी में फिर से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। सरगुजा संभाग के 7 विधानसभा में दौरे करने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल का बस्तर संभाग का दौरा होने वाला है। दौरे को लेकर बस्तर के विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा अधिकारी और कर्मचारी अपने अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। बस्तर दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बस्तर जाएंगे तो वहाँ की बात देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संभागवार भी देखें तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक, शैक्षणिक सब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। और बस्तर का अलग है, सरगुजा का अलग है और उसी प्रकार से मैदानी हिस्से में आएंगे तो वहाँ की समस्याएं अलग होगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरे के आखिरी दिन
सीतापुर विधानसभा के मंगरेलगढ़ राजापुर सरमना में लोगों से भेंट मुलाकात कर प्रदेश सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया। इस दौरान सीतापुर विधानसभा के सरमना में चिरायु योजना का लाभ लेकर सफल इलाज कराने के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। और पानी होना चाहिए। और मेरे मम्मी पापा हम लोग इतने गरीब है ना सर, ठेला में जूठा ढोते हैं, उसके लिए छोटा सा आर्थिक सहायता मिलना चाहिए सर। तू आ जाता आप लोग फोटो खींच लो ना। अरे छोटा बच्चा हाँ मेरे तरफ ही रहना ना, वो नहीं पकड़ाई थी कैमरे चलाएंगे। हाँ मंगरेलगढ़ और उसके बाद राजापुर और सरमना तीनों जगह यहाँ आए, भेंट मुलाकात हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग लिए, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, राशन वितरण की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ऋण माफ़ी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, उन सब के बारे में जानकारी ली और सब ने संतोष जाहिर किया कि सब शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। बटांकन, खतौनी, फौती उठाने का काम और सभी राजस्व विभाग के कार्यों से यहाँ के लोगों ने, किसानों ने भी और आम जनता ने संतोष व्यक्त किया है। बिलासपुर में कांग्रेस ने रेलवे की तरफ से बंद किए गए रेल स्टॉपेज को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही यात्री ट्रेनों को बंद करने का भी विरोध किया गया है। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री के आगमन के पहले कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष विजय केसरवानी ने प्रदर्शन की अगुवाई की। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोल क्राइसिस की स्थिति बनी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कोटा रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थे। रेल प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। अपनी मीडिया के माध्यम से सभी को प्रोत्साहित किया और सबको एक मंच पर एकत्रित किया और उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए सभी लोग ताली बजाते। उज्जैन में महाकाल के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब काशी के विश्वनाथ मंदिर की ही तर्ज पर महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हो रहे कार्यों का जायजा लिया आज की जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। तो आप भी हमारी खास रिपोर्ट में देखें कैसे सज रहा है महाकाल का दरबार। महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वे कालों के काल स्वयं काल चक्र के प्रवर्तक हैं। उज्जैन नगरी की महिमा भी महाकाल से है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर हुए भव्य विकास कार्य के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर कलात्मक ढंग से एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस विकास कार्य से यहाँ की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल मंदिर विस्तार योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने न्योता दिया है। तो दोस्तों, हम आज हैं महाकाल की नगरी और महाकाल परिसर में। यहाँ पर एक भव्य जो पुराना मंदिर है उसको भव्यता दी जा रही है। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया गया उससे भी बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध थी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कुछ निर्माण हो रहा है, इस पूरे परिसर में तरह तरह के काम बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे जारी हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ, ये जो पीछे तालाब है, ये पूरा परिसर आप देखिएगा कि किस तरह से इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। और उज्जैन एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा। वैसे तो सुर्खियों में है
क्योंकि ये महाकाल की नगरी है, ये कालिदास की नगरी है, ये पहले से ही विक्रमादित्य की नगरी है। पर ये देखिए, ये विहंगम दृश्य किस तरह से पूरा काम आप दूरस्थ देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरह पूरे तालाब और आसपास के परिसर में ये काम हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रुद्र सागर की तरफ 920 मीटर लंबा कॉरिडोर, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानें, मूर्तियों का निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। इस कॉरिडोर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान के बेहद कलात्मक मूर्तियां बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सप्त सागरों में शुमार प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सफाई उपरांत इसमें नर्मदा शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाना है। नीलकंठ वन के निर्माण की भी तैयारी है। श्रद्धालुओं के लिए 1700 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। महाकाल मंदिर को सोलर पैनल से लैस किया जा रहा है। साथ ही यहाँ लेजर और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इस तरह महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी काफी बड़ा आकार ले रहा है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार तिल्दा नेवरा तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील कार्यालय में चल रहे प्रकरणों की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई भी की। नाम पे 129/1 तो इसके आप आवेदक हुए। 574/2 आपके नाम पर है। 570 सर, इसमें 570/2 आपके नाम। आपको जमीन मिल जाएगी, फिर आप भवन कहाँ से बनाओगे? कौन सी जमीन आपने हो गया? तुम्हारे पास केस हम कर रहे हैं, क्या वो पैसे मांग रहे हैं नगर पालिका? ठीक है ना, तो वो आपको बताने क्या जरूरत है? तो मेरे को पता ही होगा मांगेंगे। हमारा चूंकि निरीक्षण तहसील का है तो सामान्यतः ऑब्वियस है कि शिकायत तहसील के पटवारी की आरआई की ही आएगी। उद्देश्य कहीं कार्रवाई करना नहीं है, उद्देश्य व्यवस्था को सुधार कराना है। उद्देश्य जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं उनके मन में ये जागरूकता लाना, ये भय लाना कि हाँ उच्च अधिकारी आएंगे, केस को खोल के देखेंगे और यदि चीज़ें ठीक नहीं पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। उद्देश्य ये है ताकि जनता का काम हो सके। अपन जांच करेंगे कि क्या जो फव्वारे लगे थे उनमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट था, यदि नहीं था तो 3 महीने में तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है ठेकेदार का, उनसे ठीक कराएं और जो भी सरकारी पैसा यूज़ हो रहा है उससे गुणवत्ता युक्त निर्माण हो। और फव्वारा शहर के लिए अच्छा भी होता है, लोगों को देखने से अच्छा भी लगता है, डस्ट भी कम होती है, पर फव्वारा चलना चाहिए। तो मैं जैसे आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो ज़रूर चेक करा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह की अनुचित मांग यदि दी जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर रायगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रायगढ़ की जनता के लिए 11 वाटर कूलर प्रदान किया गया है, जिससे रायगढ़ की भीषण गर्मी में लोगों को चौक चौराहे पर ठंडा और साफ पेयजल मिल सके। पूरे जिले में इनके इस कार्य की सराहना हो रही है। लोकप्रिय विधायक के रूप में बुलाते हैं। पहला सुशील रामदास जी, दूसरा नारनौलिया परिवार रायगढ़ जी से सुशील रामदास जी। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुशील जी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है कि पानी पिलाना सबसे पुण्य काम होता है। एक बार मेरे घर में कुछ सदस्य और समाज सेवी एवं पत्रकार साथी बंधु, आज यह 11 वाटर कूलर का लोकार्पण के बारे में जितना भी विषय था, आज का कार्यक्रम बेसिकली
11 वाटर कूलर का लोकार्पण था। इस रायगढ़ एक ऐसा शहर है, बढ़ते तापमान के कारण 45 डिग्री से ऊपर का तापमान इस शहर में रहता है। ठंडे पानी की निहायत आवश्यकता थी। आम लोगों के लिए ठंडा पानी कुछ साल पूर्व नसीब भी नहीं होता था। जितने वाटर कूलर तरह तरह की विभिन्न संस्थाओं ने रायगढ़ में लगाए हैं, इतना किसी शहर में भी शायद वाटर कूलर लगे हों। जितने भी वाटर कूलर पुराने लगे हुए थे, जो प्याऊ थे, लगभग सब बंद होने हो गए। तो राहगीरों की प्यास के लिए और जो यहाँ व्यापारी बंधु आते हैं बाहर से, उनको फ़िल्टर पानी की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ करके दिया। फ़िल्टर भी लगेगा वाटर कूलर के साथ, और ठंडा और स्वच्छ जल उनको मतलब 11 जगह में हम रायगढ़ की जगह, रायगढ़ शहर में सब जोन में डिवाइड करके अलग अलग जोनों में मशीनें लगाएंगे ताकि पूरा रायगढ़ शहर कवर हो सके। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आम राहगीर हैं, आम जन हैं, उनको शीतल जल प्राप्त होगा, और उनके इस नए काम के लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की सर्चिंग पार्टी ने हितुल वार्ड के जंगलों से पुलिस पार्टी को देखकर भागते 3 नक्सलियों को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। मार्च 2021 को बुकिंग तौर पे जब अपनी कड़ेनार से पुलिस पार्टी ऑपरेशन करके लौट रही थी, जिसमें DRG की टीम वापस आ रही थी, तो बुकिंग तौर पुल के पास जो ID ब्लास्ट किया गया था, उस ID को लगाने वाला और रेकी करके उसके बाद ID को ला करके उसको लगाने वाला, फिर उसमें शामिल जो मुख्य आरोपी है वो मनीराम दर्रो उर्फ रंजीत, जिसकी हमें लगभग उसी दिन से इसकी तलाश थी, वो अभी मिला है। और इसी घटना में शामिल रामधर कुर्राम उर्फ रायसिंह, ये पूर्व में प्लाटून नंबर 16 का सदस्य रहा है, और ये गरियाबंद एरिया कमेटी, मैनपुर विस्तार कमेटी में भी ये काफ़ी दिनों तक काम किया है। और अभी हाल फिलहाल नारायणपुर एरिया में भी ये नक्सलियों के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों की अरेस्टिंग बुकिंग तौर घटना में हुई है। और एक भगत कुर्राम जो ये कड़ेमेटा और अमदई के आंदोलन में शामिल रहे हैं, लोगों को बार बार जो है वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाना, इसके बाद नक्सलियों के लिए जो भी उसके उपयोगी सामान है उसको लेकर के पहुंचाना, खासकर उस तरफ जो कंपनी नंबर 6 है उसके सदस्यों के साथ इनका तालमेल। और छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में 2020 और 2021 में जब वो रोड का निर्माण चल रहा था तो 2 ID ब्लास्ट हुए थे, उसका भी इनके द्वारा रेकी किया गया था, और उसमें ID को ब्लास्ट करने में और लगाने में भगत कुर्राम की भूमिका रही। धमतरी पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जागरूकता कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत ग्राम पहंदा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ग्रामीणों को साइबर संबंधी अपराध के संबंध में जानकारी दी गई है और उनसे सतर्क रहने के बारे में भी बताया गया है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न विषयों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गाँव के सभी नागरिक शामिल हुए थे। रायपुर में हत्या के मामले नहीं थम रहे हैं। रोजाना इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत MM फन सिटी के पास एक किसान की हत्या करने का मामला अब सामने आ रहा है। किसान का नाम दिनेश ठाकुर बताया जा रहा है। किसान का शव घर के बिस्तर में ही पाया गया है। पुलिस से जानकारी मिली है कि मृतक के सिर में गंभीर चोटों के निशान है, जिसे देखकर लग रहा है कि किसी वजनी चीज से मृतक के सर पर हमला किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में मंदिर हसौद थाना पुलिस मर्ग कायम कर जाँच में जुट गई है। देखिए, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पीपरहट्टा गांव का मामला है। दिनेश ठाकुर नाम का व्यक्ति था, 50 वर्ष इसकी उम्र थी, और रात में इसका शव उसके घर में मिला है। इसमें मंदिर हसौद थाने को इसकी सूचना मिली पर इसमें मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सिर में इसके चोट है और अभी प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। इसमें अब जांच की जा रही है। आरोपी के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, विवेचना की जा रही है। कुछ विवाद वगैरह सामने है कि पारिवारिक? इसमें नहीं, अभी तो जाँच इसकी की जा रही है। जाँच के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। धमतरी जिले के सिहावा नगरी रोड में सियादेही के पास ओवरटेक करते हुए स्कॉर्पियो इनोवा में जोरदार टक्कर हो गई। उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से अधिक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी गरियाबंद से बारात लेकर धमतरी के तरसीवा आ रहे थे।
जामुल थाना क्षेत्र भिलाई में एक नवविवाहित जोड़े के बीच आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि पति ने शादी के 10 दिन बाद ही पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। इस प्रेम विवाह का इस कदर दुखद अंत होगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। युवक युवती ने प्रेम विवाह तो कर लिया पर आपसी समझौते की कसौटी में खरे नहीं उतर पाए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जामुल पुलिस ने शव को मरचुरी में रखवा दिया है और प्रारंभिक जाँच के बाद पुलिस ने बताया कि युवती की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने उसके पति विवेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जामुल थाने के अंतर्गत का मामला है जो लक्ष्मीपारा वार्ड का है और पिता चित्रलेखा देवांगन है। अभी रिसेंट में 30 तारीख के को ही विवेक गुप्ता नामक लड़के के साथ में अभी विवाह हुआ था और लगभग रात की घटना ऐसा प्रतीत हुई प्रथम दृष्टया और आरोपी लड़का पुलिस के हिसाब से रायपुर के WRS कॉलोनी में 10 दिवसीय शोलापुरी माता महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस महोत्सव को रायपुर में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए भी ये मौका श्रद्धालुओं के लिए खास बन गया है। कौन है शोलापुरी माता और ये किस तरह का उत्सव है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के WRS कॉलोनी में माहौल माता की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में साल में 2 बार नवरात्र के मौके पर खास देवी पूजा की परंपरा आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन राजधानी के रेलवे कॉलोनी में पिछले 50 सालों से इस माह में माता शोलापुरी का महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव दरअसल माता के मायका आने का उत्सव है। इस मौके पर दक्षिण भारत से आए पंडित पूजा अर्चना करते हैं और माता का खास श्रृंगार भी किया जाता है। नौ दिन का पूजा होते हैं। माता जी को गांव के किनारे माता शोलापुरी माता जी का मंदिर आपका सेंट्रल स्कूल के पास है, वहाँ से माता जी का बुलावा करके यहाँ लाके बैठाते हैं। 9 दिन ये पूजा यहाँ रखते हैं। 9 दिन 21 पकवान से भोग चढ़ाते हैं। डेली सुबह शाम को आरती और भोग चढ़ाते हैं, दोपहर के भोग भी चढ़ाते हैं। हालांकि 9 दिन पूरा पूजा करते हैं और सारे लोग डेली 50 से 60 हज़ार के करीब लोग डेली आके इस माता जी को दर्शन करते हैं। सबका इतना श्रद्धा है कि भक्त इतने ज़्यादा डेली हर साल डेली का डेली देख रहे हैं, हर साल में 10,000 करके बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह पूजा का बहुत श्रद्धा है यहाँ के लोगों का। और इस पूजा के बारे में और कुछ बोलना चाहता हूँ कि इतने बच्चे लोग 3 लड़के रहते हैं कुंवारा, उन्होंने उपास रहकर माता जी को मंदिर से आगमन करते हैं, वहाँ से सर पे लेकर आकर यहाँ के बैठाते हैं और 9 दिन के बाद 56 भोग के साथ इस साल भोग चढ़ाते हैं। 4 कुंटल चावल और 56 भोग के साथ पकवान के साथ आपका भोग चढ़ा के अंतिम दिन पूजा पाठ करके फिर आखिरी लास्ट शाम को उनका अंतिम विसर्जन किया जाता है। इस महोत्सव में हर दिन 1 क्विंटल श्री प्रसाद बनाया जाएगा। इसे ही भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। इसके अलावा आखिरी दिन यानी 15 मई को 3 क्विंटल श्री प्रसाद समेत माता को 51 व्यंजन पकवानों और नाना प्रकार के फलों का भोग चढ़ाने की तैयारी है। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह हम अपनी बहन बेटी को वर्ष में 1 बार ससुराल से मायके लाते हैं, उसी तरह हम भी माता जी को उनके ससुराल से मायके लाते हैं। शोलापुरी उत्सव मनाने की यह परंपरा मूलतः खड़गपुर की है, जिसकी रायपुर में शुरुआत सन 1972 में हुई थी। फिलहाल कोविड की पाबंदियां भी कम हो गई हैं। इसके चलते यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीआईपी न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।